ओके जी, हायरार्किकल रिग्रेशन की समझ आ गई है। मैंने पेपर भी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग उसको देखें, उसको रन करेंगे और फिर भी कोई इशू हुआ तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मीडिएशन को डिस्कस करते हैं, मीडिएशन और मॉडरेशन को, और उसके रिजल्ट्स को देखते हैं कैसे रन करते हैं और उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं। मीडिएशन क्या होती है, किसको आइडिया है? व्हाट इज़ मीडिएशन? जी सर, मीडिएशन सर बेसिकली किसी भी दो वेरिएबल्स की वजह से जिसकी वजह से रिलेशन बन रहा हो, यानी कि सेंटर में, उसको मीडिएशन सर कहते हैं। कोई एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी? सर एग्जांपल इसी तरह हो सकती है कि किसी की भी, यानी कि अगर कोई रूटीन चेंज होने की वजह से तो एम्प्लॉय को अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है या कोई स्ट्रेस फील कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इशू आ रहा है, तो इसमें जो फ्रस्ट्रेशन या जो स्ट्रेस फील कर रहा है या डिप्रेस होता है एम्प्लॉय, वो मीडिएशन होगी। ओके, इसके अलावा कौन बताएगा व्हाट इज मीडिएशन? एग्जांपल, ये आम रूटीन के अंदर भी आप लोगों को ये वर्ड सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट है वो मीडिएटर बनी हुई है, या आप दो लोगों के दरमियान में मीडिएटर बन जाओ। क्या इसका मतलब क्या होता है? मीडिएटर बेसिकली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक ऐसा फिनोमिनन या एक ऐसी टर्म है कि जो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करता है या उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें कि सेटिस्फेक्शन की और परफॉर्मेंस की बात करें, तो हम कहते हैं कि सैलरी, फॉर एग्जांपल, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेटिस्फेक्शन, फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि ये एक मीडिएटर है, और जॉब परफॉर्मेंस जो है वो आउटकम वेरिएबल है। तो हम इस तरह कहेंगे कि जब एक बंदे की सैलरी इंक्रीज होती है तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है, और जब सेटिस्फेक्शन डेवलप होती है तो फिर उसके जो आउटकम है या उसका बिहेवियर है जो बेहतर हो जाते हैं। तो परफॉर्मेंस एक बिहेवियर है, तो सैलरी की वजह से सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, और सेटिस्फेक्शन के बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारे केस में सेटिस्फेक्शन जो है वो मीडिएटर हो सकता है। डेफिनेशन क्या है statistical mediation? A mediator mediates the relationship between independent variable and dependent variable, explaining the reason for such a relationship to exist. The purpose of mediation analysis is to see if the influence of the mediator is stronger than the direct influence of the independent variable. Basically हम ये देखते हैं पांच जगह पे हमारा जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर पहले से रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल, एक टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्यों बनता है? वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की वजह से बनता है। अगर वो इंस्टीट्यूट उस जगह पे नहीं होगा या उस इलाके में नहीं है, तो हो सकता है वो टीचर और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को जाने ही ना, उनका पता ही ना हो एक दूसरे का। मैं आप लोगों को या आप लोग मुझे क्यों जानते हैं? यूनिवर्सिटी की वजह से जानते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है वो एक मीडिएटर है, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा होता है। तो बाज़ केस के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑलरेडी होता है, और बाल केस में अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, वो मीडिएशन की वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? जब रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल, अगर दो चीज़ों के दरमियान पहले से रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है और मीडिएटर के आने से वो डायरेक्ट रिलेशनशिप वीक हो जाता है, तो कहते हैं जी मीडिएशन हो रही है या फुल मीडिएशन हो रही है। या दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और वो मीडिएटर की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की वजह से है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एक जगह पे नहीं है तो उनका जो आपस में रिलेशनशिप है या उनकी जो जान पहचान है वो हो सकता है कि ना होती। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो है वो मीडिएशन जो है वो अगर इनडायरेक्टली मीडिएट हो, उसको इनडायरेक्ट मीडिएशन कहते हैं। और जो दूसरा केस होता है उसके अंदर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है इंडिपेंडेंट का मीडिएटर के ऊपर अगर कम हो जाता है तो उस केस में भी मीडिएशन होती है।
ये आगे टर्म्स आएंगी, पार्शियल मीडिएशन और फुल मीडिएशन, वो हम देखेंगे कि वो क्यों होती है। अभी जस्ट आप लोग मीडिएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मीडिएशन क्या होती है। कुछ समझ आई है व्हाट इज मीडिएशन? सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि व्हेन अ थर्ड वेरिएबल explains the relationship between x independent और y dependent variable that's called mediator। जब कोई तीसरा वेरिएबल दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को बनाता है, डेवलप करता है या रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है तो उसको मीडिएशन कहते हैं। कोई नहीं बोल रहा, समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। उसके बाद है मीडिएशन वर्सेस मॉडरेशन। तो थोड़ा सा आप लोगों ने मीडिएशन और मॉडरेशन को डिफरेंशिएट करके रखना है अपने माइंड में, इसको मिक्स नहीं करना। जनरली वी आस्क अ क्वेश्चन लाइक डज एक्स प्रिडिक्ट और कॉज वाई। अगर हम लीनियर इक्वेशन की या लीनियर रिलेशनशिप की बात करें तो हम उसको कहते हैं कि ईदर x is a predictor of y, either independent variable x is a predictor of a y dependent variable, हम इस तरह से कह सकते हैं। We clearly have to move beyond these simple questions। ठीक है, तो अब सिंपल क्वेश्चन तो ये है ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को प्रिडिक्ट करता है या नहीं करता। तो अब मीडिएशन या मॉडरेशन जो है वो इसके बियॉन्ड है। ये फॉर एग्जांपल मॉडरेट जो है वो एड्रेस करता है व्हेन को, कि कब एक्स वाई को प्रिडिक्ट करता है और किस लिए करता है, किसके लिए करता है। ठीक है, और मॉडरेट मीडिएटर में क्या है, हाउ एंड व्हाई, कि आपका जो थर्ड वेरिएबल है जिसको हमने मीडिएटर कंसीडर किया हुआ है, ये भी बेसिकली लॉजिक थ्योरी और हमारे रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स हमें गाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा वेरिएबल मीडिएटर है, कौन सा वेरिएबल मॉडरेटर है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। बाज केस के अंदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका मॉडरेटर हो सकता है, बाज केस के अंदर हो सकता है आपने एक वेरिएबल को डिपेंडेंट रखा हो और किसी केस के अंदर वो आपका मीडिएटर बन जाए। तो बेसिकली हमें थ्योरी, लॉजिक और हमारे रिसर्च क्वेश्चन, हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स गाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा वेरिएबल कब मॉडरेटर होगा, कब मीडिएटर होगा या कब इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जब आपने रिसर्च क्वेश्चंस को देखना है तो आपने रिसर्च, जो सिंपल रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो इस तरह से हो सकता है डज एक्स वेरिएबल प्रिडिक्ट वाई वेरिएबल। लेकिन अगर उसमें व्हेन आ जाए, ठीक है, कैसे व्हेन आ जाए, डज एक्स वेरिएबल प्रिडिक्ट वाई वेरिएबल व्हेन थर्ड जो भी एम वेरिएबल है इज हाई और लो। जब हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और उस पर व्हेन या होम का वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि तीसरा वेरिएबल मॉडरेटर है। और अगर हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और उसके लिए हो हाउ और वाई का वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स कि वहां पे वो मीडिएटर की बात कर रहा है। कैसे हो सकता है क्वेश्चन, डज एक्स वेरिएबल प्रिडिक्ट वाई वेरिएबल, ठीक है, और इस पे हाउ एंड वाई का एक थर्ड वेरिएबल आ जाता है, तो वो हमारा जो है वहां पे वो मीडिएटर वेरिएबल हो सकता है। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। उसके बाद मॉडरेटर क्या है? अ मॉडरेटर इज अ वेरिएबल दैट alter the direction or strength of the relationship between predictor and outcome variable। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है कि जो मॉडरेटर होता है वो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को चेंज कर देता है, जबकि जो मीडिएटर है वो रिलेशनशिप की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, रिलेशनशिप को बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल a mediator variable explains the relationship between predictor and outcome variable। तो फर्क क्या हुआ कि मीडिएटर जो है वो रिलेशनशिप को बना रहा है, बिल्ड कर रहा है, जबकि जो मॉडरेटर है वो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को ही चेंज कर रहा है, या चेंज वीक कर देगा या स्ट्रॉन्ग कर देगा। रियली इट इज जस्ट एन इंटरेक्शन, द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अनदर। तो इसके अंदर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है मॉडरेटर के ऊपर। हो सकता है मॉडरेटर के आने से वो रिलेशनशिप वीक हो जाए, या हो सकता है मॉडरेटर के आने से वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल आप लोग पहले भी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो
जो टीचर नॉलेज डिलीवर करता था और जो आप लोगों की आउटकम या परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, दो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। उसमें गवर्नमेंट ने आपको लैपटॉप्स दे दिए हैं। लैपटॉप अगर हम यहाँ पे मॉडरेटर रखें तो हम कहेंगे कि जो टीचर डिलीवर करता था नॉलेज वो आप लोग ऑन कैंपस बोर्ड के सामने क्लासरूम में डाइस के सामने लेके जो लेक्चर लेते थे वो, और आपके पास एक लैपटॉप आ गया है, उस पर आप सर्च करते हैं, इंटरनेट से मटेरियल ले लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आया कि आपका ग्रेड इससे इम्प्रूव होता है या वीक होता है। ठीक है, तो अब ये लॉजिक या थ्योरी हमें बताएगी कि बाज़ लोगों का हो सकता है कि इससे बड़ा अच्छे ग्रेड आ गए हों, वो इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हों, और बाज़ लोग हो सकता है कि लैपटॉप से सारा दिन मूवीज़ वगैरह या बाकी चीज़ें सर्च करते हों, उनकी ग्रेड जो है वो पहले से भी कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मॉडरेशन की एग्जांपल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, interested not only on the effect of social sport on depression level but whether this effect if the person is male or female। तो मॉडरेटर ऐसे भी हो सकता है कि जेंडर चेंज हो जाए तो डिप्रेशन का जो सोशल सपोर्ट का इम्पैक्ट है डिप्रेशन पे वो कम हो जाता है या वीक हो जाता है। जिस तरह मैंने बात की कि लैपटॉप आने से एक रिलेशनशिप जो है जो टीचर नॉलेज डिलीवर कर रहा है और आपकी आउटकम ग्रेड है, जो परफॉर्मेंस है आपकी किसी भी उसमें मेजर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को आप ग्रेडिंग में कर रहे हैं, जैसे भी वो रिलेशनशिप कम हो गया या ज़्यादा हो गया, वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद है मीडिएटर। मीडिएटर की सिंपल डेफिनेशन है व्हेन अ थर्ड वेरिएबल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इट इज कॉल्ड मीडिएटर। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इंटरेस्टेड इन वेदर और नॉट male and female have differing levels of depression because of differing levels of social support। इसमें ये हो सकता है कि मेल और फीमेल होने से जो डिप्रेशन है वो डिफरेंट तो नहीं हो जाता, या मेल या फीमेल होने से इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ये एक एग्जांपल हो सकती है। तो जो इसको ग्राफिकली या ग्राफ के अंदर हम इसको कैसे शो करते हैं, यहाँ से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विच वेरिएबल इज अ मॉडरेटर एंड विच वेरिएबल इज अ मीडिएटर। तो अगर तो मॉडरेटर जो है या आपका जो थर्ड वेरिएबल है z उसको कह लें x प्रेडिक्टर है जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल है, y वेरिएबल भी हमारे पास कंटिन्यूस है जो कि वेलबीइंग है। ठीक है, अगर तो आपका जो थर्ड वेरिएबल है जिसको हमने जी कहा है यहाँ पे, वो जो आपने ग्राफ बनाया है और लाइन के ऊपर ही ग्राफ उसको टच कर रहा है, तो ये मॉडरेटर हो सकता है। ये सिंपल आप लोगों ने किसी भी फिगर से आप लोग देख के उसको, आप रिसर्च पेपर देखते हैं तो किसी भी फिगर से या ग्राफ से देख के आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज अ मॉडरेटर और दिस इज अ मीडिएटर। अब मीडिएटर को अगर आप देखें तो अगर तो जो थर्ड वेरिएबल है इंडिपेंडेंट का जो एरो है उसके दरमियान में से गुजर के आगे जा रहा हो तो वो मीडिएटर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको वो कर लेना है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी फिगर को देख के। अब मैं टाइम थोड़ा है, मैं आप लोगों को एक पेपर दिखाता हूँ, उसमें से आपने जल्दी से देख के बताना है कि हमारे पास इसमें मीडिएटर कौन सा है और मॉडरेटर कौन सा है। लेट मी चेक इसके अंदर मॉडरेटर और मीडिएटर्स हैं कि नहीं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये समझने की है कि आपके पास, हाँ आ गया, ओके, कौन बताएगा इसमें मीडिएटर कौन सा है? न्यू स्टूडेंट्स, कौन सा मॉडरेटर, यहाँ पे मीडिएटर कौन है? विच इज मीडिएटर वेरिएबल? वर्क टू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। बाय, क्योंकि अगर हम एरो की बेस पे देखें ना, आपने सही बताया, एरो जो है इसको टच कर रहा है, उसके अंदर से गुजर कर आ रहा है। अगर एरो लाइन को टच कर रहा है तो वो मॉडरेटर है। तो मॉडरेटर कहाँ पे है और कोई बताए, मॉडरेटर कौन है वेरिएबल? विच इज मॉडरेटर हेयर? सर वर्क होम सेगमेंटेशन। वर्क होम, यस, तो यहाँ पे अगर हम एरो को देखें तो अगर तो एरो जो है वो लाइन के ऊपर टच कर रहा है तो वो मॉडरेटर है, और अगर एरो जो है वो बॉक्स के ऊपर या उस बॉक्स को टच कर रहा है फिर वो एरो आगे से निकल के जा रहा है
तो इट मीन्स कि वो मीडिएटर है। यहाँ से आप 3-4 चीज़ें हैं, रिसर्च क्वेश्चन हैं, उसकी बुनियाद पे और एरो जो बने हुए हैं, हाइपोथेसिस जो बने होते हैं या फिगर के अंदर जो एरोज लगे होते हैं, वहाँ से देख के आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विच वेरिएबल इज मॉडरेटर और विच वेरिएबल इज अ मीडिएटर। ओके, इसको समझना और अंडरस्टैंड करना इन कंसेप्ट को बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस जो है वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर इधर उधर से, बट इसकी जो कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें उसको समझें, ठीक है। उसके बाद मीडिएटर और मॉडरेटर। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन डिप्रेशन, ये मॉडरेटर है। सोशल सपोर्ट कुड बी कंसीडर्ड इधर अ मॉडरेटर और मॉडरेटर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द थ्योरी बीइंग टेस्टेड। अब सोशल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मीडिएटर भी हो सकता है, मॉडरेटर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि रिसर्च क्वेश्चन किस तरह का है। जिस तरह हमने बात की थी, अगर रिसर्च क्वेश्चन के अंदर व्हेन हाउ और व्हाई आ रहा है, मीन्स कि वो वेरिएबल इसके लिए वो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो मीडिएटर्स हैं। और अगर रिसर्च क्वेश्चन के अंदर होम और विन का वर्ड यूज हो रहा है, मीन्स कि वो मॉडरेटर है। उसके बाद थ्योरी हमें गाइड कर रही होती है कि कौन सा मॉडरेटर है या मीडिएटर है। जेंडर इज अ मॉडरेटर, द इफेक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट ऑन डिप्रेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, ठीक है। इसी जेंडर मीडिएटर भी हो सकता है। सोशल सपोर्ट हैज एन इफेक्ट ऑन डिप्रेशन मेनली बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग डिफरेंस बिटवीन सोशल सपोर्ट ऑन फीमेल्स एंड मेल्स। तो ये बेसिकली देखें, एक ही वेरिएबल किसी केस में मीडिएटर है और मॉडरेटर है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या कहता है और डिपेंड करता है थ्योरी क्या कहती है। ये थोड़े से कंसेप्ट्स हैं मीडिएशन के। जिस तरह बात अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो उन्होंने रिसर्च के अंदर चेक किया है, जो पब्लिकेशंस आती थी उनके एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर उन्होंने देखा है कि मीडिएटर या मीडिएशन के वर्ड्स यूज होते थे। तो 1980s में जो पब्लिकेशंस आती थी उसमें 36 थे और 1990s में 122 हैं, 2000 में 399 है और 2010 में 1198 है। अब देखें किस तरह इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और अगर हम आज के पेपर्स में देखें तो मेरे ख्याल में हर 5 में से 4 या 4 से भी ज़्यादा ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें मीडिएशन यूज हो रही होती है। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, थ्योरेटिकली कंसर्न्स, कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी कंसर्न, क्यों मीडिएटर को यूज करते हैं, फाइंड मोर प्रैक्टिकल एंड पॉइंट्स, अंडरस्टैंड व्हाई द इंटरवेंशन डिड नॉट वर्क, फाइंडिंग द मिसिंग लिंक, कंटेम्परेरी प्रोसेस। तो इन चीज़ों के लिए हम जो है वो मीडिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ें उसके अंदर उन्होंने मीडिएशन यूज़ किया है तो इसके अंदर उनकी इस तरह की जस्टिफिकेशंस आपको मिलेंगी कि हम कोई अंडरलाइन मैकेनिज्म चेक कर रहे हैं, हम कोई कंटेम्परेरी प्रोसेस चेक कर रहे हैं, हम कोई प्रॉक्सिमल एंड पॉइंट्स चेक कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, इसलिए हम किसी थर्ड वेरिएबल को मीडिएटर ले रहे हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन के लिए वर्ड्स यूज होते हैं कि कब मीडिएशन होती है या किस तरह से मीडिएशन को चेक करते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें हैं। जो एक्स है और वाई का डायरेक्ट रिलेशन है जिसमें अभी मीडिएशन नहीं आई, उसको हम सी कहते हैं, ठीक है, सी पाथ कहते हैं। और ये बेसिकली जिस तरह मैंने बात की थी कि दो वेरिएबल्स एक्स और वाई पहले से उनका रिलेशनशिप है और फिर उसमें मीडिएटर भी आ जाता है। अब हमने देखना है कि पहले रिलेशनशिप अच्छा था या मीडिएटर के आने से अच्छा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको डिफरेंट नाम देते हैं पाथ्स को। तो जो पाथ 1 है जिसके अंदर मीडिएटर नहीं है उसको हमने सी कहा है या सी प्राइम उसको कहते हैं, सॉरी उसको सी कहते हैं। और एक्स टू एम यानी कि x का इम्पैक्ट क्या है m के ऊपर, उसको हम a कहते हैं। m का इम्पैक्ट मीडिएटर का क्या इम्पैक्ट है y के ऊपर या डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम b कहते हैं। और मीडिएटर के होते हुए डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है, पहले तो था ना मीडिएटर के बगैर, अब मीडिएटर के होते हुए क्या इम्पैक्ट है उसको हम c प्राइम कहते हैं। अब हमने इन्हीं नाउन्स को या इन नेम्स को यूज करते हुए, इन चीज़ों को यूज करते हुए मीडिएशन को रन करना है या चेक करना है। तो जो पाथ होते हैं वो 4 पाथ होते हैं, यही चीज़ हमने देखी थी। पाथ एक्स है, एक्स टू वाई उसको पाथ सी कहते हैं, वही जो फिगर अभी हमने देखी है। पाथ एक्स टू एम है उसको ए कहते हैं। और कंट्रोलिंग फॉर एक्स, जब हमने एक्स को कंट्रोल कर लिया
जस्ट हमने मीडिएटर टू यानी कि M2Y चेक किया तो वो बी पाथ है, और मीडिएटर को कंट्रोल करने के बाद जो है वो सी पाथ है, या उसको सी प्राइम भी कहते हैं। ये साहब है जी बोरन एंड कैनी, इन्होंने सबसे पहले मीडिएशन को इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने कैसे टेस्ट करते हैं यानी कि स्टैटिस्टिकली कैसे टेस्ट करते हैं उन्होंने इसके प्रोसीजर्स बताए थे। उसके बाद फिर पीचर एंड हेज आ गया 2013 में, और उन्होंने इसको थोड़ा सा मजीद चेंज कर दिया, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो जो बोरन एंड कैनी है उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो इसके हम उसको देखते हैं जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे इसके, कि फर्स्ट स्टेप जो है योर एक्स वेरिएबल शुड बी रिलेटेड टू वाई वेरिएबल, यानी कि मीडिएशन के लिए आपका पाथ सी जो कि मीडिएशन के बगैर है वो क्लियर होना चाहिए या वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। उसके बाद पाथ जो ए पाथ है, पाथ x to m यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीडिएटर के साथ भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद जो पाथ 3 है m to y जिसमें हम x को कंट्रोल करते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। और जब हम x को वो कर लेते हैं, m को कंट्रोल कर लेते हैं, तो x और m का जो रिलेशनशिप, x और y का रिलेशनशिप है वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अब फिगर को अगर हम दोबारा देखें तो ये जो चारों पाथ हैं, सी पाथ ये भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और ए पाथ जो है ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, एम पाथ जिसपे बी पाथ है M2Y वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और सी प्राइम जो है जब हम एम को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट होंगे तो तब हम मीडिएशन कह सकते हैं कि मीडिएशन हो रही है। ओके, अब हम जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं, फिर हम आते हैं आगे इसके इंटरप्रिटेशन की तरफ। तो काइंडली आप लोग क्या करेंगे, चले जाएं उसके ऊपर, फाइल खोलें SPSS की सर्वे 4ED। अब हम कहते हैं जी हमारे पास जो परसीव स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मिस्ट्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और PCIOSS जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जल्दी से एनालाइज में जाएं, रेग्रेशन में चले जाएं और लीनियर में चले जाएं। आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना शुरू करें। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा उसको सिलेक्ट करें, टोटल परसीव स्ट्रेस को, ठीक है, टोटल परसीव स्ट्रेस, इसको डिपेंडेंट बॉक्स में ले जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो आपका वेरिएबल है PCOIS इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मॉडल 1। और इसके बाद सॉरी, इसमें हमारे पास क्या है, जस्ट एक मिनट, टोटल हिस्ट्री प्रीवियस, हाँ, आप पहले मिस्ट्री को रिमूव कर दें इधर से। हाँ, वेरिएबल को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने अपना सी पाथ जो है उसको देखना है। सी पाथ के लिए हम क्या करेंगे, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और परसीव स्ट्रेस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके कर दें। तो सी पाथ हमारे पास आ गया। सी पाथ पे आपने जस्ट नोट करना है इसकी R² की वैल्यू और इसकी जो कोफिशिएंट है उसको नोट कर लें। तो इसका जो, जस्ट अ मिनट यार, ओके।
हमने इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट का इसमें इम्पैक्ट देख लिया है, यानी कि सी पाथ जो है उसको हमने देख लिया है जो कि -0.8 है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं और जो ए पाथ है उसको चेक करते हैं। ए पाथ के लिए हमें क्या करना है, ए पाथ के लिए हमने वापस जाना है रिग्रेशन में, एनालाइज में, लीनियर में, और यहाँ पे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर देना है, क्योंकि हमारे पास मीडिएटर जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और मीडिएटर जो है वो है मिस्ट्री। ठीक है, मिस्ट्री को ले जाएं और उसको ओके कर दें। और यहाँ पे अगर हम अपने रिजल्ट्स को देखें तो कोफिशिएंट जो है वो ये है कि हमारा जो परसीव वो है PCOIF। हाँ, डिपेंडेंट में हम क्या रखेंगे इसमें? डिपेंडेंट में मीडिएटर को रखेंगे ना यार। देखिए आप अपने उसको देखिए, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब वापस आ जाएं इसके ऊपर, ये फिगर के ऊपर। आपके पास पहले तो हमने देखा x और y, ये हमने देख लिया, और उसका इम्पैक्ट है -0.58। ओके, अब हमने पाथ ए को चेक करना है, जस्ट पाथ ए को। इसमें हमारा जो मीडिएटर है वो चेंज हो जाएगा, हमारा जो मीडिएटर है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। समझ आ रही है या नहीं? आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? सर सारा ना मिक्स हो रहा है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 6:30। 6:30 बजे है ना? यस सर, 6:30 बजे है। ओके, तो हमारे पास अभी टाइम है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को करके बता देता हूँ। देखें, इसको हम क्या करते हैं, इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर हम रन करके देखते हैं। 6:30 से 8, फिर 8 से 9। अच्छा जी, मैं अब आपको स्टैटिस्टिकली समझा देने की कोशिश करता हूँ कि मीडिएशन आप लोगों को समझ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके जी, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी, ये हमारे पास ये चीज़ तो वहाँ पे भी बनी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास x है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास y है। ये नज़र आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है। जो हमारे जी सर आ रहा है सर। जो हमारे पास इम्पैक्ट है ना, इसका हमने अभी रन किया है, वो है -0.58। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मीडिएटर भी, आउटकम वेरिएबल भी ले लिया, और वो है हमारे पास ये बेसिकली सी पाथ है विद आउट मीडिएटर। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे मीडिएटर को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और मीडिएटर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इसको हम m से डिनोट करते हैं, और हमारे पास मिस्ट्री है। और ये क्या था, फॉर एग्जांपल था हमारे पास PC समथिंग, और ये था परसीव्ड स्ट्रेस, और ये है मिस्ट्री, MIS इसको कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं इसको।
और ये हमारे पास है सी, ठीक है, और ये हमारे पास है सी प्राइम, और ये हमारे पास है ए पाथ, और ये हमारे पास है बी पाथ। अब हमारे पास जो है सी, यानी कि ये वाला, ये है 0.58। क्लियर है यहाँ तक? मुझे फॉलो कर रहे हैं? जी सर। यस Okay. यस सर। अब हम क्या करते हैं, वापस अपनी आउटपुट पे आते हैं। आउटपुट में हमने क्या किया था, ए पाथ को चेक किया था, और ए पाथ का इम्पैक्ट क्या है 0.58, और वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं, इधर गया यार, फिगर ही गायब हो गई है। ओके, हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है -0.58, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम जाएं, अभी हमने ये वाला किया है, तो ये वाला है 0.52, ठीक है 2। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं दोबारा, और हम बी पाथ को देखते हैं और सी प्राइम को उसको देखते हैं। सॉरी, सी प्राइम जो है वो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो उधर से उसको लेके आ रहा है। चलें, सही है। अब हम वापस उस पर जाते हैं और एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास फाइल है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज के बाद रिग्रेशन में जाएंगे, और हम यहाँ पे अपना जो आउटकम वेरिएबल है उसको कर देंगे चेंज, ठीक है। और यहाँ पे हम दोबारा से परसीव्ड स्ट्रेस को लेके आएंगे, टोटल परसीव्ड स्ट्रेस को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको करेंगे कंट्रोल अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और नेक्स्ट हम डाल देंगे अपना जो मीडिएटर है उसको हम यहाँ पे मूव करेंगे। हाँ, तो वो है टोटल मिस्ट्री, ये वाला मिस्ट्री, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें हुई हुई हैं। अब हम इसको रन कर देंगे तो हमारे पास बाकी रिलेशनशिप्स के इम्पैक्ट भी आ जाएंगे। हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए, और कोफिशिएंट्स को अगर हम देखें तो जो हमारा टोटल PCOS है उसकी वैल्यू जो है वो कंट्रोल किया था हमने, उसकी वैल्यू वही आ रही है जो पहले आ रही थी। जबकि उसको कंट्रोल करने के बाद जो मिस्ट्री का इम्पैक्ट है वो 4.2 है, और PCOIS का इम्पैक्ट जो है ये है 0.36 और 0.42। अब हम वापस अपनी PPTs पे जाके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि मीडिएशन हो रही है, नहीं हो रही, कितनी हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पाथ जो था ये था, ये आपने याद रखना है, कितना था, -0.58, ओके। और ये वाला पाथ कितना था, 0.52, और बी पाथ कितना है, यानी कि M2Y कितना है बी पाथ, यार इधर से देखेंगे ना, ये देखिए मिस्ट्री टू आउटकम वेरिएबल, तो ये है -42, ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट है। और अगर हम देखें अपना सी पाथ, तो वो अब कम हो गया है, वो है -0.436। तो इससे अखज़ क्या कर सकते हैं हम कि जब हमारे पास मीडिएटर आ गया तो वो जो रिलेशनशिप पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप था -0.58, वो कम होके कितना हो गया 0.36, -0.36, और ये मीडिएशन हो रही है। बात समझ आई है? सर सारा कुछ ना
मिक्सअप हो रहा है। मिक्स नहीं होना चाहिए यार। ये देखें, ये 3 6 है, सर ये ऊपर से गुजर रहा है। ये 3 6 है ना हमारे पास, और पहले कितना था? फॉर एग्जाम्पल पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ x to y, यानी कि अगर हम ड्रॉ करके देख लें इसको कैसे करके देखें? हाँ, ये x है और ये y है और ये इनका ये फैक्ट है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को रख देता हूँ, तो ये है -58। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये चीज़ कंपेयर करनी है, और ये इम्पैक्ट जो है इसको भी मैं यहाँ पे अगर रख दूँ तो ये है 0.52 और ये है 0.42। ठीक है, अब बेसिकली ये कंपैरिजन करना है आपने। मैंने रिग्रेशन ही रन की है। रिग्रेशन में पहले मैंने क्या किया था, ए पाथ जो डायरेक्ट पाथ है x और m का चेक किया था। कोई भी आपके पास x और m वेरिएबल है तो आप उसको रन कर सकते हैं। उसके बाद ए पाथ चेक किया था इंडिपेंडेंट टू मीडिएटर। यहाँ पे हमारा जो आउटकम वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया था, मीडिएटर आया था। फिर हमने हायरार्किकल रिग्रेशन यूज़ की, पहले हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा, फिर मीडिएटर रखा और फिर रन कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। मुझे सारी सिग्निफिकेंट है और ये बता रही हैं कि जो पहले एक्स और वाई का रिलेशनशिप था वो मीडिएटर के आने से कम हो गया है। ठीक है, और ये मीडिएशन हो रही है, इसको पार्शियल मीडिएशन कहते हैं। अगर ये रिलेशनशिप 0 हो जाए तो वो फुल मीडिएशन होता है, और अगर ये वाला जो वैल्यू है ये पहले से ज़्यादा हो जाए तो इसको नो मीडिएशन कहते हैं। ठीक है, अभी जस्ट आपने मीडिएशन क्या होती है, मीडिएशन को रन कैसे करते हैं, यहाँ तक आप लोग कर लें। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे पेपर्स के बाद एक सेशन रख लें, उसमें मीडिएशन वगैरह को हम अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक पहुँच गए हैं? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, इसकी वीडियोस मैं ये वाली भी शेयर कर दूंगा, और बाकी जो इसकी यूट्यूब के ऊपर है वो भी 1-2 लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कम से कम इन चीज़ों को पे करके आना है। काम की मीडिएशन क्या है, ये पेपर के अंदर भी चीज़ें आ सकती हैं। सर एक फिजिकली क्लास कंडक्ट कर लें ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमारे कंसेप्ट्स। यार अगर आप लोग वर्किंग डेज में आ जाएं तो मुझे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीक में मंडे को, ट्यूसडे को, जब भी आप लोग आ सकते हैं आ जाए, मैं अवेलेबल हूँ। सर वो आप टाइम अरेंज करेंगे ना, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर लेते हैं सर। देखें, कोई अगर इशू मैं नहीं, टाइम अरेंज क्योंकि करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का इशू होगा, तो या तो कोशिश करें फिर मंडे को आ जाए। मंडे को कब कितने बजे तक आ सकते हैं, आ जाते हैं तो अवेलेबल।